मृदा संसाधन के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है मृदा का अपरदन। मृदा अपरदन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि अपरदन क्या होता है। अपरदन का मतलब होता है जब चट्टानें विभिन्न कारणों से, भौतिक रासायनिक कारणों से अपने स्थान पर टूट जाती हैं और टूटने के बाद में जब उनसे जो चट्टान चूर्ण या कंकड़ पत्थर बनते हैं उनको उस स्थान से अन्यत्र स्थान पर नदी, हिमानी या अन्य किसी माध्यम के द्वारा ले जाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम अपरदन कहते हैं। अगर हम मृदा अपरदन की बात करते हैं तो मृदा अपरदन या मृदा का क्षय भी बोलते हैं इसे, या मृदा का कटाव, इसका मतलब होता है मिट्टी के कणों का ढीला होकर विभक्त होना। यानी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर नदी होती है, उसका जब दबाव पड़ता है मिट्टी पर, तो उसके दबाव पड़ने के कारण जो मिट्टी होती है वो अपने मूल पिंडों से धीरे धीरे जो होती है वो टूटने लगती है या ढीली होने लगती है, और मिट्टी जो होती है छोटे छोटे चूर्ण में बदलने लगती है। फिर ये जो मिट्टी का पार्ट होता है जो कि मुख्य पिंड से अलग होता है, जब वो नदियों के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो स्थानांतरित किया जाता है, तो स्थानांतरित करने के फलस्वरूप उसकी जो उपजाऊपन होता है, उसके जो खनिज तत्व उसमें मिले हुए रहते हैं, उनका पृथक्करण हो जाता है, जिससे कि जो मिट्टी होती है उसका उपजाऊपन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इससे जो मृदा होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी को हम मृदा का अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन में सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा अपरदन के कारण, यानी मृदा अपरदन होने के पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहला आता है वनों की अंधाधुंध कटाई। वन जो होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं। ये वृक्ष अपनी जड़ों से जो मिट्टी होती है उसको बांधे रखने का काम करते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। लेकिन आज के समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध तरीके से वनों की कटाई कर रहा है, तो इससे जो है वो मृदा अपरदन को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा हम देखते हैं जंगलों में आग लगना। बड़े बड़े जो जंगल होते हैं उन जंगलों में मानवीय कारणों से या प्राकृतिक कारणों से जो है वो आग लगने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है या आग लग भी जाती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में जो वृक्ष होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, जिससे मृदा का अपरदन बढ़ता है। तीसरा है गलत तरीके से फसल उगाने की प्रक्रिया दोहराना। यानी कि मनुष्य के द्वारा मिट्टी से ज़्यादा जो है वो उपजाऊ फसल मतलब प्राप्त करने के उद्देश्य से मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, तो जिसके कारण धीरे धीरे जो मृदा होती है वो अपनी उपजाऊपन को जो होती है वो ख़त्म करने लग जाती है, यानी उसका जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जब मनुष्य एक ही प्रकार की फसल को बार बार बोता है तो उससे भी जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो नष्ट होने लगती है, तो इस कारण जो है वो मृदा का अपरदन अधिक होता है। चौथा है सिंचाई की गलत विधियों का प्रयोग। मनुष्य के द्वारा कृषि कार्यों में जो है वो सिंचाई की जाती है, और मनुष्य जब सिंचाई करता है तो सिंचाई के अंतर्गत कभी कभी ये होता है कि आवश्यकता से अधिक जल जब फसलों के अंतर्गत चला जाता है तो वो मिट्टी को काटने में जो है वो प्रोत्साहित करता है। अगला है भूमि को बेकार समझकर छोड़ देना। कभी कभी मनुष्य क्या होता है, बंजर समझ करके भूमि को ऐसे ही पड़ी छोड़ देता है, उसका प्रयोग नहीं करता, ना उस पर किसी तरह के वन उगाता है, ना कोई फसल करता है, जिससे क्या होता है वहाँ की जो मिट्टी होती है उसका कटाव स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे जो मिट्टी होती है उसका उपजाऊपन भी खत्म होने लग जाता है, तो ये मृदा अपरदन को प्रोत्साहित करता है। और लास्ट है अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव होना। किन्हीं भी स्थानों पर जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो उस वर्षा के कारण जो है वहाँ मिट्टी का कटाव होने लग जाता है और अपरदन को प्रोत्साहन मिलता है। मृदा अपरदन जो है उसमें हम आगे बात करेंगे मृदा अपरदन की प्रक्रिया के बारे में, यानी कि किस प्रक्रिया के माध्यम से मृदा अपरदन की क्रिया संपन्न होती है। जब बारिश का तेज जल ऊपर से नीचे धरातल पर पड़ता है तो उससे जो मृदा पिंड होती है, मृदा पिंड से जो छोटे छोटे मृदा के कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। उनके अलग होने पर ये जो मृदा कण होते हैं वो जल प्रवाह के द्वारा फिसलते या लुढ़कते हुए झरनों, नालों या नदियों में जाकर के मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मृदा के अपरदन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी मृदा के अपरदन में तीन क्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं। पहली होती है अपरदन, मृदा के कणों का ढीला होकर के अलग हो जाना। दूसरा होता है स्थानांतरण, जो मृदा के कण अलग हुए हैं वो विभिन्न साधनों द्वारा अन्यत्र स्थान पर ले जाए जाते हैं।
और तीसरा है निक्षेपण, यानी जो विभिन्न माध्यमों से मृदा के कण ले जाए जा रहे हैं, जब वो ले जा करके किसी स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं निक्षेपण। तो इस तरीके से मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है: अपरदन, स्थानांतरण और निक्षेपण। आगे मृदा अपरदन के अंतर्गत हम बात करते हैं मृदा अपरदन के प्रकारों के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रकार है भूवैज्ञानिक अपरदन। जो भूवैज्ञानिक अपरदन है वो एक त्वरित अपरदन है, यानी तेज गति से होने वाला अपरदन जो जल्दी होता है। यह अपरदन जो है वो मृदा के अंतर्गत जो है वो वृक्षों की कटाई के कारण होता है। जब पशुओं द्वारा अत्यधिक मात्रा में अतिचारण किया जाता है, भूस्खलन मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकने लगती हैं या किन्हीं क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो इन सभी कारणों से जो है वो भूवैज्ञानिक अपरदन जो होता है उसकी प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरा है जलीय अपरदन। जलीय अपरदन का मतलब है जल द्वारा होने वाला अपरदन। ये जो अपरदन है वो 3 रूपों में परिलक्षित होता है। एक तो केवल कणों के रूप में, यानी कि मिट्टी जो होती है वो छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है। दूसरा, अलग अलग कणों के रूप में धरातल पर वाहित होना। तीसरा, कण कण अन्य नवीन स्थल पर निक्षेपित, यानी वही चीज हो गई, अपरदन होना, फिर उसके बाद उसका स्थानांतरण होना और निक्षेपण होना। जो जलीय मृदा अपरदन है उसके भी अलग अलग रूप हैं। ये कई रूपों में पाया जाता है, जैसे कि वर्षा बूंद या छपछपाप अपरदन, यानी बारिश की बूंदों के द्वारा जो अपरदन होता है। दूसरा है परत अपरदन। इसके अंतर्गत जो मिट्टी की परतें होती हैं वो धीरे धीरे कटाव होना या सरकना स्टार्ट कर देती हैं। नालिका अपरदन, यानी किसी नदी के माध्यम से या कोई बहता हुआ पानी कहीं से जा रहा है उसके माध्यम से होता है। अवनलिका अपरदन में क्या होता है कि कोई नदी जाती है, उस नदी में से जब छोटी 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 और नालियों के समान संरचना बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं अवनलिका। और सरिता तटीय अपरदन, यानी कि नदियों के जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं उनमें जो अपरदन होता है उसको हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तीसरा आता है वायु अपरदन। जब वायु के द्वारा मृदा कणों को काट करके प्रवाहित कर किसी अन्य स्थान पर निक्षेपित कर दिया जाता है तो उसे हम वायु अपरदन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हवा के द्वारा होने वाला अपरदन। फिर है समुद्री अपरदन। यह समुद्र तटवर्ती भागों में जो समुद्र की लहरें होती हैं उसके द्वारा होने वाला अपरदन है। अगला है मानवकृत अपरदन, यानी मानवीय क्रियाओं द्वारा, जैसे कि मनुष्य अविवेकपूर्ण कृषि पद्धतियों का उपयोग करता है, अत्यधिक अतिचारण होता है, वनों को काटता है, फसलों की लगातार पुनरावृत्ति करता है, यानी एक ही प्रकार की फसल बार बार मिट्टी में उपजाता है। तो इन सभी कारणों से जो है वो मृदा के अपरदन की क्रिया होती है। इसमें लास्ट है विशेषीकृत अपरदन। ये जो विशेषीकृत अपरदन होता है ये 3 प्रकार का होता है: पीठिका, चरम और एकाएक न्यूनता वाला अपरदन। यानी कि एक ऐसा अपरदन जो बहुत ज्यादा लेवल का होता है, एक ऐसा अपरदन जो बहुत कम लेवल का होता है, और एक ऐसा अपरदन जो एक मीडियम लेवल का होता है। यानी 3 स्तर होते हैं इसमें अपरदन होने के। मृदा अपरदन के प्रकारों के बाद और कारण पड़ने के बाद हम बात करते हैं कि इस मृदा अपरदन का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी हमने ये पढ़ लिया मृदा अपरदन होता क्या है, किन कारणों से होता है और किस किस रूप में होता है, यानी किस किस प्रकारों के रूप में होता है। अब हम बात करते हैं कि इस मृदा अपरदन के द्वारा जो हमारा पर्यावरण है या हमारी वनस्पति है उस पर क्या इसका जो है वो प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला आता है आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप। मृदा अपरदन के कारण जो बाढ़ें होती हैं वो अधिक मात्रा में आती हैं, अचानक बाढ़ आती है। जैसा आपने अभी देखा होगा इस टाइम बारिश बहुत हो रही है तो कई स्थानों पर बाढ़ें आ रही हैं। तो वहाँ क्या है, धीरे धीरे मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी का कटाव होने से वहाँ जो जितनी भी तटवर्ती क्षेत्र की इमारतें होती हैं या घर वगैरह बने हुए होते हैं वो धीरे धीरे धंस के नदियों में चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो मृदा अपरदन होती है उससे बाढ़ों को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा है नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन तथा अनेक प्रकार की हानियां। यानी जब नदियां चलती हैं और नदियां अपने साथ में मिट्टी को लेकर के जा रही हैं तो वह जो मिट्टी होती है वो स्थान स्थान पर जो है वो एकत्रित हो जाती है बीच में, जिससे नदी जो होती है वो अपना मार्ग बदल लेती है और मार्ग बदलने के कारण जो अपना आसपास का क्षेत्र होता है उसको प्रभावित करती है। इसके बाद में कृषि योग्य उर्वर भूमि का नष्ट हो जाना। जो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है वह नष्ट हो जाती है।
अगला है आवरण अपर्दन के कारण भूमि की उर्वर ऊपरी परत का नष्ट होना, यानी जो परतदार अपर्दन होता है उसमें मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती हैं धीरे धीरे वो हटा दी जाती हैं, तो उसके कारण जो अपर्दन होता है उससे जो मृदा की उर्वरक क्षमता है, जो उपजाऊपन है, वह खराब हो जाता है। पांचवा है भूमि का जलस्तर गिर जाने से जो पीने योग्य जल है और जो सिंचाई योग्य जल है उसमें कमी आना, यानी मृदा अपरदन होने से जो भूमि का जलस्तर है वह कम हो जाता है। शुष्क जो मरुभूमि है उसका विस्तार होता है और उससे स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव और कृषि के परोक्ष प्रभाव पड़ता है, यानी धीरे धीरे मिट्टी का कटाव हो जाने से जो वो भूमि होती है वो रेतीले मरुस्थलीय क्षेत्र में तब्दील हो जाती है, जिसका प्रभाव वहां के कृषि कार्यों पर और वहां की जलवायु पर पड़ता है। सातवां है वनस्पति आवरण नष्ट होने से इमारती व जलाऊ लकड़ी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा वन्य जीव जो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं उनके जीवन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आठवां है भूस्खलन से सड़कों का विनाश, यानी कि जितनी भी चट्टानें मृदा अपरदन के माध्यम से सरकती हैं वो इसीलिए सरकती हैं क्योंकि मृदा अपरदन जो होता है वो उन चट्टानों को जो है वो धीरे धीरे ढीला कर देता है, और ढीला कर देने के फलस्वरूप जो है वो मृदा अपरदन की क्रिया जो होती है वो इसके अंतर्गत संपन्न होती है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो मृदा अपरदन है वो उसके जो मनुष्य का जीवन है, चाहे वो जीव जंतु का जीवन है, चाहे वो पर्यावरण है, उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मृदा अपरदन के अंतर्गत जो मुख्य टॉपिक्स हैं पढ़े जाने के वो हमने पढ़े हैं, जैसे मृदा अपरदन का अर्थ, उसके कारण, उसके प्रकार, उसके द्वारा पड़ने वाला प्रभाव। आगे हम बात करेंगे मृदा के उपयोग के बारे में और उसके संरक्षण की विधियों के बारे में, यानी मृदा का उपयोग करने के पश्चात उसका अपरदन हो रहा है या अन्य कारणों से भी अपरदन हो रहा है तो उस अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए हम कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं।